Hello everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, for the playlist for our video solution series Road to XLRI, in this video we are going to take a look at all the grammar questions which had been asked in XAT exam for this 4 years, right from 2020 to XAT 2023. Okay? So as you can see, all the grammar questions in one video. So as usual, I will be putting the timestamps for each of the years in the description box. You can simply go to the particular year to check out उस ईयर के ग्रामर क्वेश्चंस और यू कैन वॉक विथ मी थ्रू द वीडियो इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर. ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इन, सी व्हाट द क्वेश्चंस आर. तो द गुड थिंग अबाउट दैट ग्रामर क्वेश्चंस, कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. पहले उनकी टाइप आप देख सकते हो. लार्जली द टाइप इज गोइंग टू बी लाइक दिस कि यू आर गिवन 5 और 6 सेंटेंसेस का कलेक्शन एक साथ में, एंड योर जॉब इज टू डिटरमाइन कि उन 5-6 सेंटेंसेस में से करेक्ट सेंटेंस कौन से है, या फिर इन सम केसेस दे आस्क यू कि भाई करेक्ट छोड़ो, इनकरेक्ट कौन से ये बता दो. एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ टीटा क्वेश्चन लाइक कैट. हमारे पास में बढ़िया 5 ऑप्शंस होते हैं थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. So we are going to use these options very liberally and in a very quick and dirty manner. We'll run through all the questions and determine. Uh, I would strongly recommend against doing anything like diving into each sentence in a very dedicated fashion and then figuring out कि क्यों सही है क्यों गलत है. अगर ऐसा करने गए तो इतने सारे क्वेश्चंस ग्रामर के, आपको उसमें ढेर सारा टाइम लग जाएगा. एग्जाम में भी इफ यू हैव द सेम अप्रोच, लॉस है बहुत बड़ा. In my view, I think whoever decided to put this grammar question is these questions are there to act as a very low-lying fruit for almost all types of candidates. Given their difficulty, which we can see in the questions that will follow as well, very 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 doable. जिनका VRC अच्छा है, जिनका strong area है, ये section, उन लोगों के तो all three questions correct होना चाहिए. जिनका average भी है, उनके 2 सही होना चाहिए out of 3. ठीक है, एक गलत हो सकता है आगे पीछे, या फिर यू माइट डिसाइड टू स्किप इट, बट डेफिनेटली डोंट हैव अ सिचुएशन कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया या जीरो हो गए सही उसमें से या एक ही सही बन रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. तो हैव अ गोल ऑफ हिटिंग ऑल द 3 क्वेश्चंस ऑन प्रायोरिटी. दे विल आल्सो नॉट टेक अप अ लॉट ऑफ योर टाइम. ठीक है, तो इन अ वे फॉर एनी गिवन काइंड ऑफ एस्पायरेंट, these questions are practically a win-win situation. Okay, without any delay, let's see each of the questions. And as I mentioned, I'll be using the options pretty aggressively instead of diving into each sentence and then explaining the nitty gritty of grammar कि अच्छा ये सेंटेंस ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वजह से गलत हुआ है, वो सेंटेंस प्रीपोजिशन की वजह से गलत हुआ है. विल नॉट गो इनटू टेक्निकल सो फाइन डिटेल्स एवरी टाइम. आज जॉब इज टू डिटरमाइन सिंपली यहाँ पे क्या पूछा है, बाकी सब गया भाड़. ठीक है, तो विल स्टार्ट ऑफ बाय सीइंग कि अच्छा इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढने हैं और दो दो सेंटेंस का क्लस्टर है एक एक ऑप्शन में. ठीक है, Sentence 1. The boss accused their employee for stealing information. Oops. One thing I know is accused के साथ में हमेशा off जाता है. You accuse somebody of doing something. ठीक है? Okay. I can accuse you of wasting your time on social media all day. ठीक है? Your parents can accuse you of wasting their hard-earned money on watching reels all day. ठीक है? तो ये sentence definitely गलत है. And do I want incorrect sentence? Yes, I do. So one should डेफिनेटली फीचर इन द आंसर ऑप्शन. जहां जहां नहीं है वो ऑप्शन मैं कट करते चलूंगा. ऑप्शन बी आउट, डी आउट, ऑप्शन ई आउट. बचा क्या है? ऑप्शन ए विच फीचर्स 1, 2, ऑप्शन सी विच फीचर 1, 5. so I'm going to focus my attention only on sentences 2 and 5, not even bother with reading the other sentences. ठीक है, सेंटेंस 2 देखेंगे. अब ये कुछ लोगों को लगने वाला है सेंटेंस 2 देखकर कि यार ये तो गलत है, ये क्या घटिया तरीका है लिखने का, हैड बेटर डिस्कस. अरे हैड तो हम यूज करते हैं पास्ट टेंस बताने के लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस बताने के लिए. उसके सामने ये क्या आ गया, हैड बेटर डिस्कस. ये तो पढ़ने में कितना उटपटांग लग रहा है सर, ये तो डेफिनेटली गलत होना चाहिए. बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, जो जनता ऐसी सोचती है. ये सेंटेंस एक्चुअली सही है. ठीक है, वाई इज इट सो, और ये क्या कंस्ट्रक्शन है, वाई दिस इज करेक्ट. देर इज एन एक्चुअल डेडिकेटेड क्वेश्चन ऑन दिस टर्म इटसेल्फ, हैड बेटर के ऊपर, आगे चल के जैट 2020 वाले क्वेश्चंस में. वहां पे आई विल स्पीक मोर अबाउट इट. फॉर नाउ, फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी, फॉर द सेक ऑफ सेविंग ऑन टाइम, प्लीज टेक इट फ्रॉम मी दैट दिस सेंटेंस इज करेक्ट. फिर गलत क्या है, तो हम सेंटेंस सीधा 5 के ऊपर जाएंगे. सेंटेंस 5, इज इट रॉन्ग? 100% इट इज. व्हाई? बिकॉज इट शुड बी ही इज गुड एट प्लेइंग द पियानो. नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि अरे ये द पियानो क्यों है, हम कोई स्पेसिफिक पियानो की बात थोड़ी कर रहे हैं. तो देयर इज आल्सो
one exceptional grammar rule kicking into work here. कि in English we have this rule. Let me change the color. That if you're talking about playing a musical instrument, na, playing any instrument, let's say it is a guitar, it's a tabla, it's piano, whatever, तो हम उसके सामने हमेशा द लगाएं. Even though we are not talking about any specific particular guitar, we are talking about guitar as a whole, as a general instrument. ठीक है, फिर भी हम उसके सामने द लगाते हैं. ये ऐसा क्यों रूल है, क्यों बनता है ऐसा, क्या किसने बनाया, इससे आपको कोई लेन देन नहीं होता. One thing I always emphasize with my students, in front of my students, whenever we are going through OMET का prep, जिसमें ग्रामर का ऑफ कोर्स हैवी वेटेज होता है, you can see in snap also, दिमाग मत लगाओ ग्रामर में ज्यादा. ठीक है, कई कई पे ऑफ कोर्स आपको आपके गट फीलिंग के साथ में सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं, दिस डज नॉट लुक गुड एंड दैट इज व्हाई मे बी लेट्स थ्रो इट आउट एज अ रॉन्ग सेंटेंस. या फिर थोड़े से रूल जो प्रोमिनेंट रूल्स है उनकी पढ़ाई करो, दैट्स इट. ठीक है, यू विल फाइंड लिटरली इन्यूमरेबल केसेस. जैसे कुछ कुछ लोगों ने ग्रामर के कंपेंडियम बना दिए बड़े बड़े. देयर आर बुक्स लाइक 250 रूल्स ऑफ ग्रामर एंड 500 रूल्स ऑफ ग्रामर एंड व्हाट नॉट. कौन कौन पढ़ेगा इतने सारे रूल्स और क्या क्या आप ध्यान में रखोगे. विथ रिस्पेक्ट टू वोकैब, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रामर, आई एम ऑफ वन पर्टिकुलर ओपिनियन कि भाई ये रूल्स पढ़ के या किताबें पढ़ के नहीं जमने वाला कभी. जो आपकी बरसों से आदत बनी होती है थोड़ी बहुत रीडिंग की, उसी के दम पे यू विल डेवलप एन ऑर्गेनिक ग्रिप ऑन दिस टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, तो पार्डन मी फॉर डाइग्रेसिंग, बट यस, ये सेंटेंस गलत है. सेंटेंस नंबर 5, इट शुड बी ही इज गुड एट प्लेइंग द पियानो. ठीक है, तो दैट इज व्हाई 1 and 5 ये दो सेंटेंस गलत है एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी योर आंसर हियर. ए नहीं होगा. ओके, तो विद दिस अप्रोच वी नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी तरीके से आपको एग्जाम में आई वुड रिकमेंड सॉल्व करना है. हर सेंटेंस में दिमाग मत लगाओ. फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी कि भाई 4 में अब आप दिमाग लगाने जाओगे, 4 में या 3 में, तो आप ही देख सकते हो आपका टाइम वेस्ट होगा. इफ honestly you are able to figure out one key like this which about which you are very very confident, तो फिर बाकी सेंटेंसेस के साथ में ज्यादा निगोशिएट मत करो, ज्यादा वहां पे बार्गेनिंग, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो. अरे तुम सही हो, तुम गलत हो, अरे ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, ज्यादा बैक एंड फोर्थ करने की जरूरत नहीं. इफ यू डू दैट यू विल लूज अ लॉट ऑफ प्रेशियस टाइम. एज आई मेंशन्ड, ग्रामर क्वेश्चन इन दैट एग्जाम इज मेंट टू गिव यू अ ब्राउनी पॉइंट, गिव यू अ गुड हेड स्टार्ट इन द एग्जाम. कि चलो आपको बाकी कुछ आए ना आए, ग्रामर के 2-3 क्वेश्चन आ जाए तो आपका स्कोर +3 तो दिखना चाहिए रिपोर्ट कार्ड में. ठीक है, डार्क कॉमेडी, बट लेट्स गो अहेड. वन थिंग आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दैट के ग्रामर क्वेश्चन इज कि दे जस्ट गिव यू दिस वेरी सिंपल टास्क कि भाई बता दो यार करेक्ट कौन से और इनकरेक्ट कौन से, केस खत्म. ऐसा भी हो सकता है इन अ लॉट ऑफ केसेस. फॉर एग्जांपल, पिछले हमारे ये सेंटेंस पे देख लेते हैं. यू माइट हैव एंडेड अप डिसाइडिंग कि अरे नहीं नहीं, सेंटेंस 5 इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि ये तो द पियानो बोल रहा है, हमने तो कोई पर्टिकुलर पियानो की बात ही नहीं की है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया. तो एक्चुअली तुम्हारा कंसेप्ट जो तुम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, इट इज रॉन्ग, बट इन अ वे यू हैव बिकम राइट बाय डिक्लेयरिंग द सेंटेंस इनकरेक्ट. तो जाने अनजाने में सही हो गए फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस इन अ वे. So this is good actually. This biases the question category in favor of the aspirant. कि आपका कंसेप्ट फ्लॉड होते हुए भी आप आंसर निकाल पा रहे हो. So this is good. This is good. That is why don't delve into a lot of overthinking. Use the options very very smartly. Now coming to this question, what do we have to do? We have to find the correct sentences, and of course the cluster is of 3 sentences in each option. ठीक है, let's evaluate. तो मेरे हाथ में जो लगेगा मैं वैसे फिगर आउट करूंगा. अगर सही दिख रहा है सेंटेंस तो आई विल देन अप्रोच द ऑप्शन इमीडिएटली दैट वे. ठीक है, गोइंग फॉर सेंटेंस 1, लुक एट माय अप्रोच. द एग्जाम विल बिगिन फ्रॉम 2 PM ऑन January 8th. वेट अ मिनट, आई हैव अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम विद दिस. बिगिन एट होता है ना, हम एक बहुत पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करें कि दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएगी एग्जाम. ठीक है, तो आइडियली इट शुड बी एट, बट आई एम नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट एट द मोमेंट about my thought process here. So let's move on to the next. While entering into the college building, he saw the statue of Mahatma Gandhi. कुछ गलत तो लग नहीं रहा है इस सेंटेंस के अंदर में. ठीक है, ठीक है, ओके. Anyway, moving ahead, we have to be very quick on the feet. Third, the government has entered into a discussion with the local bodies for keeping the streets clean. Okay, फिलहाल this sentence also like to doesn't seem anything majorly faulty over here. Okay.
I will start my world tour from Sri Lanka. This is also okay. Maybe whoever is the person who is talking this, who is saying this sentence, ये कह रहा होगा कि भाई मैं पहले श्रीलंका में लैंड करूंगा और वहां से मेरा शुरू होने वाला है दुनिया का दौरा. ओके, तो 2 3 4 फिलहाल में नो रेड फ्लैग स्पॉटेड. सेंटेंस 5, अमिताभ बच्चन इज मैरिड विद जया बच्चन. ये जिन जिन को सही लग रहा है उनके लिए एक बहुत बड़ा वेकअप अलर्ट. दिस सेंटेंस इज हॉरिबली रॉन्ग. इन इंग्लिश मैरिड विथ हम कब बोलते हैं? तो द आइडियल वे टू से दिस इज, जो भी इंसान की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें बिग बी के बारे में, तो अमिताभ बच्चन इज मैरिड विथ 2 kids ऐसा लिखना होगा हमें. ओके, इंग्लिश में व्हाट इज द पैटर्न कि अगर आपको स्पाउस का नेम लिखना है आगे, हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो यू राइट मैरिड टू. मैरिड टू. तो अगर आपको वहां पे अमिताभ और जया की बात करनी है तो यू वुड हैव टू कट आउट दिस विथ एंड यू विल हैव टू राइट टू ओवर हियर. अमिताभ बच्चन इज मैरिड टू जया बच्चन. ठीक है, यहाँ पे अभी इसको लिटरल हमारी मदर टंग नेटिव टंग हिंदी में ट्रांसलेट मत करना है सेंटेंस को, काफी डार्क हो जाएगा. बट दिस इज द वे टू गो अबाउट. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट आई एम मैरिड विद अ किड. तो इसका मतलब है कि मेरी शादी हो चुकी है और मुझे एक बच्चा है. ठीक है, बट इफ आई वांट टू मेंशन कि मेरी शादी किससे हुई है, तो देन आई विल से आई एम मैरिड टू एक्स वाई जेड. ओके, सो दैट इज व्हाई सेंटेंस 5 तो पक्का पक्का गलत है. ये बात के बारे में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. नाउ लेट्स हिट द ऑप्शंस. 5 का है, 5 यहाँ पे है, हमें क्या चाहिए? करेक्ट. और 5 क्या निकला? इनकरेक्ट. तो ऑप्शन ए जाएगा सबसे पहले, आउट ऑफ कंटेंशन. ऑप्शन सी और डी दोनों भी चल जाएंगे. क्या बात है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. नाउ लेट्स इवैल्यूएट ऑप्शन बी एंड ई. 3 4 6 1 3 4. ठीक है, तो हमारा 1 to 5 तो इवैल्यूएट करके हो गया. लेट्स सी इफ 6 हैज एनी क्लूज फॉर अस. ओके, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 weeks. ये सेंटेंस बहुत बहुत अच्छा है, सही है एक्चुअली. आप बोलोगे ये क्या तरीका है यार, ये आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 weeks कब से होता है यार? सिंस बोलते हैं ना हम तो यहाँ पर वन स्पेसिफिक रूल ऑफ ग्रामर किक्स इन विच हैज हेल्प मी इवैल्यूएट कि सेंटेंस सही है या गलत है. एक्चुअली सिंस गलत होगा, ये फॉर ही ठीक है. व्हाई? व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंस एंड फॉर? ये रहा सिंस और ये हो गया फॉर. तो हम फॉर कब बोलते हैं? जब उसके सामने टाइम पीरियड लिखा गया है, कितने समय से कोई एक्टिविटी होते आ रही है, कितने समय से एक्टिविटी चल रही है, वॉट एवर. और सिंस कब यूज करते हैं हम? वी यूज सिंस व्हेन स्पेसिफिक टाइम पॉइंट इज मेंशन्ड, कि वो जो भी काम जब चालू हुआ था उसकी स्टार्टिंग डेट, उसका स्टार्टिंग मंथ, स्टार्टिंग ईयर लिखा हुआ है. For example, I can see that I have been teaching VRC to aspirants since 2019. ठीक है, या since 2015, whatever. वही ऑन द अदर हैंड अगर आपको टाइम पीरियड की मेरे बात करना है, आई विल से आई हैव बीन टीचिंग VRC फॉर द पास्ट 4 years. ठीक है, तो 4 years इज अ टाइम पीरियड. तो आई विल नॉट से आई हैव बीन टीचिंग VRC सिंस 4 years. नो, दैट वुड बी रॉन्ग. तो सेम थिंग हैपनिंग हियर. 3 weeks is what? It is the time का extent, कितना time period. It's not the starting point. That is why for is correct. Okay. So sentence 6 is 100% correct. I know that. So, but naturally my answer option B is the choice and E gets thrown out. ठीक है. अब मैं मेरा दिमाग इसके ऊपर ज्यादा नहीं फोड़ने वाला कि भाई सेंटेंस 1 में क्या गलती है, वो फ्रॉम सही था क्या, यहाँ पे एट ही चाहिए, नहीं चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला. 3 4 6 बोला है तो भाई 2 में क्या गलती है, 2 में क्या गलती है, हमें तो मिला ही नहीं था. जाने दो, सच में जाने दो. आप अगर हर ऐसे सेंटेंस में इतना ओवर थिंक करने जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू नॉट बीइंग श्योर कि व्हाट इज राइट देयर एंड व्हाट इज नॉट, तो नुकसान होने की हाई चांसेस. यूज द ऑप्शंस वेरी स्मार्टली, वेरी एग्रेसिवली एंड यू शुड सेल थ्रू. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैट 2023 का आखिरी ग्रामर क्वेश्चन है. 3 ही क्वेश्चन आए थे उसके अंदर में. रीजनेबल नंबर, नॉट टू मेनी, नॉट टू लेस. ओके, अब पंक्चुएशन. नाउ देयर आर आल्सो मेनी रूल्स रिगार्डिंग पंक्चुएशंस. कहाँ पे कॉमा आना चाहिए. देन देयर इज आल्सो दिस लेसर नोन कांसेप्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड कॉमा एंड ऑल दैट. ये सारे टेक्निकलिटीज ना अप्लाई करते हुए भी वी कैन क्रैक दिस क्वेश्चन. हाउ? ऑप्शन ए पढ़ो. मतलब बेसिकली सारे ही सेंटेंसेस तो सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इटली इज फेमस फॉर इट्स कंपोजर्स एंड म्यूजिशियंस, फ्रांस शेफ और फिलोसोफर के लिए, पोलैंड फॉर मैथमेटिशियन लॉजिशियन के लिए.
आप पांचों ऑप्शन पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं बस ये फुल स्टॉप और एक कॉमा और एक कोलन वगैरह की खेल है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो लेट्स इवैल्यूएट कहाँ पे गलती है। सबसे पहले आउट होंगे ऑप्शन सी और डी। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन कंट्री एट अ टाइम, तो उसके सामने इट्स आना चाहिए। दिस इज करेक्ट, इट्स। ये देर क्या होता है भाई? ओके, Italy is famous for its composers and musicians. Subject verb agreement at work, right? What is the subject here? Italy bolo ya France bolo. It's just one country. The subject is just one country. So we will use the possessive noun pronoun over here. It's खत्म काम। ठीक है। बाय द वे, जनता हु थिंक्स के रे ये ITS ऐसा नहीं यार, ये तो IT एपोस्ट्रोफी ऐसा होना चाहिए। तो टू वर्ड्स फॉर यू, नो, डेफिनेटली नो। ठीक है। अब क्यों कैसे, तो दैट वुड बी अ डाइग्रेशन ऑफ द टॉपिक ओवर दिस क्वेश्चन, तो इग्नोर करेंगे उस पार्ट के लिए। अभी पोजीशन दिखाना है इट को यूज करके, तो डेफिनेटली इट इज ITS ओनली, नॉट एपोस्ट्रोफी एस। IT एपोस्ट्रोफी एस मतलब इट इज होता है बस। ठीक है, चलो। तो सी और डी दोनों भी उड़ेंगे, क्योंकि देर देर लिखा है इन्होंने, ये क्या घटिया बात होगी। ओके, आउट। फिर आगे चलते हैं, ऑप्शन ए को इवैल्यूएट करेंगे ध्यान से। ऑप्शन ए का फर्स्ट सेंटेंस इज एकदम बढ़िया। इटली इज फेमस फॉर इट्स कंपोजर्स एंड म्यूजिशियन, 100% करेक्ट है, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं। बट ध्यान दो, इसने यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया। फिर आगे आप देख सकते हो, फ्रांस टू ब्ला 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 फिलोसोफर्स, ये भी फुल स्टॉप है। व्हाट डज दिस इंप्लाई? दैट दिस फ्रांस वाला पार्ट इज अ स्टैंड अलोन सेंटेंस इन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। ठीक है, द सेकंड सेंटेंस इज एन इंडिविजुअल स्टैंड। ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर में बहुत सिंपल सा नंबर वन रूल है, that for any sentence to be grammatically correct it should have a verb। ठीक है। सेकंड सेंटेंस फ्रांस वाले में वर्ब का है जी। फ्रांस है विच इज द सब्जेक्ट विच इज द नाउन। ठीक है। शेफ्स फिलोसोफर्स भी नाउन्स हो गए। फॉर इट शेफ्स एंड फिलोसोफर, क्या फ्रांस बदनाम है, फेमस है, कोई नहीं जानता उसके शेफ्स फिलोसोफर्स को? व्हाट नथिंग इज गिवन। द सेंटेंस कैन नॉट बी, आई मीन इट कैन नॉट इवन बी कॉल्ड एज अ सेंटेंस आइडियली। ठीक है। तो पूरी पूरी धज्जियां उड़ चुकी है उसकी। सेम पैटर्न कैन बी सीन इन द पोलैंड वाला पार्ट, एग्जैक्ट सेम कंस्ट्रक्शन है विद जस्ट अ चेंज ऑफ वर्ड्स कमिंग इन। ठीक है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग, अरे नहीं ना, ये तो इज फेमस जो है ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। जिस तरीके से इटली इज फेमस फॉर इट्स कंपोजर, वही तो इंप्लाइड है सर, फ्रांस फॉर इज फेमस फॉर शेफ। नो, वो कब इंप्लाइड होता? अगर यहाँ का ये फुल स्टॉप हम उड़ा देते तो। जैसे ही ये फुल स्टॉप आ गया म्यूजिशियंस के बाद का, इट इज इम्प्लाइंग कि ना जी ना, ये जो फेमस वाला पार्ट है, दिस पार्ट, दिस वर्ब, ये इटली वाले सेंटेंस तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। इट कैन नॉट बी carried forward, it cannot be said to have an influence in the next couple of sentences. Not working out. We might talk like this in a daily conversation, but here we are talking about actual technical grammar in written communication, तो नहीं चलती ऐसी बातें। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन ए ऑल्सो गेट्स किक्ड आउट। ओके, अब बचते कौन है? ऑप्शन बी और ई। इनके अंदर डिफरेंस कहाँ है? बहुत 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 फाइन डिफरेंस है। ठीक है। Italy is famous for its composers. I am reading option B right now. ठीक है। Italy is famous for its composers and musicians, comma. Good. Okay. Okay. My interest is piqued. France, comma, for its chefs and philosophers. अरे बढ़िया यार, जब एक कॉमा आ गया है यहाँ पर, तो this implies that this verb is famous। ये एक्ट कर सकता है इस गैप के बीच में, थैंक्स टू द कॉमा दैट वी हैव ओवर हियर। ठीक है। So because of this reason, so far the construction is completely okay. You can assume, you can take it for granted that this is famous is also implicit in this blank space over here. Right? Italy is famous for its composer and musician. France is famous for its chefs and philosophers. Comma आ गया, बहुत बढ़िया। Poland for its mathematicians and logicians. ये बहुत अफसोस की बात, सही होते होते रह गया। Why? Because there is a partiality happening here. फ्रांस के बाद देखो, कॉमा आ गया था यहाँ पे। सेम थिंग शुड हैव बीन रिफ्लेक्टेड आफ्टर पोलैंड आल्सो ना। एंड एज यू कैन सी, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द क्लोजिंग पार्ट। ठीक है। तो देयर शुड बी एन एंड आल्सो प्लेस्ड ओवर हियर। इटली की बात हो गई, उसके बाद फ्रांस की हुई, और आखिर में पोलैंड, कॉमा। जब वो कॉमा पे प्लेस होता है, दैट इंप्लाइज दिस इज फेमस इज आल्सो एक्टिंग देयर फॉर इट्स मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियंस। लेकिन दिस पार्ट नॉट मेंशन्ड ओवर देयर,
यूनिफॉर्मिटी ना होने की वजह से ये सेंटेंस पकड़ में आ गया। नेचुरली विच वन विंस द गेम नाउ? ऑप्शन ई। Italy is famous for its composers and musicians, comma, France once again for its chefs and philosophers, excellent, and Poland बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज पंक्चुएशन करेक्टली। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि जो सिमिलर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस है, सिमिलर कंपोनेंट्स जो है एक एक सेंटेंस का, वहां पर पंक्चुएशन यूनिफॉर्मली डिप्लॉय होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस और शेफ उसके और फिलोसोफर्स की हम बात कर रहे थे, तो उस पार्ट को जिस तरीके से ट्रीट किया गया था, सेम एग्जैक्ट पंक्चुएशन शुड हैव बीन फाउंड इन पोलैंड मैथमेटिशियन लॉजिशियन वाला पार्ट। So can we spot that in option B? No, we didn't. We could find them only and only in option E. That is why it wins the game and hence the answer. ठीक है, अभी इसको एक्सप्लेन करने जाए तो डेफिनेटली वी कैन गिव बहुत सारा एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमा का प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ब वगैरह वगैरह वगैरह। नन ऑफ दैट इज नीडेड। थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट रह के आप सॉल्व करो, आपका आंसर बनेगा और हम आगे भाग सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो। Z23 के सारे क्वेश्चंस हो गए। नाउ लेट्स सी Z22। वेरी प्रिटी, वेरी इजी टू हैंडल। 6 सेंटेंसेस है, 3-3 का क्लस्टर है, एंड व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। ठीक है जी, ऑल राइट, तो लेट्स इवैल्यूएट कौन से सही होंगे और कौन से गलत। ओके, सो वी विल कीप अ प्रिटी वंस अगेन डर्टी अप्रोच थोड़ा सा। तो लेट्स सी सेंटेंस 1। हैव यू एनी क्लोथ्स टू डिस्पोज ऑफ? यहाँ पर मन में डाउट आ गया, यार ये फ्रेजल वर्ब डिस्पोज ऑफ ऐसे तो इस तरीके से लिखते हैं, ये सही है या फिर शुड वी बी राइटिंग इट अ डिस्पोज ऑफ? ठीक है, अभी मेंटल कंफ्यूजन आ गया है, समझ के चलो, आम जनता की तरह हम चले तो ठीक है, होल्ड। ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, आगे चलेंगे जल्दी जल्दी। 2, आई सॉ अ प्लेजेंट ड्रीम लास्ट नाइट। सॉ थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे देखने पर। हाउ कैन यू सी, मतलब ये तो लिटरल ट्रांसलेशन हो गया ना, हम जैसे हिंदी में कहते हैं मुझे कल एक बहुत अच्छा सपना देखा मैंने। तो दिस इज, इफ यू ट्रांसलेटेड लिटरली इनटू इंग्लिश तो ये थोड़ा सा गलत लगता है। व्हाट आई हैव रेड ओवर द इयर्स इज समथिंग लाइक आई हैड अ प्रेजेंट ड्रीम लास्ट नाइट। ठीक है, तो ठीक है, फिर भी होल्ड पे रखते हैं, आगे चलेंगे। आई हैव डन इट मेनी अ टाइम सेफली। वंस अगेन इट मेक्स मी अ बिट डाइसी कि मेनी अ टाइम्स तो ओके है या मेनी अ टाइम बोलना चाहिए। वंस अगेन आई एम अ बिट कंफ्यूज, आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट आई विल नॉट स्टॉप, आई विल कीप ऑन मूविंग अहेड। फोर्थ, students struggle to cope up with academic pressure. आओ, मिल गया मिल गया मिल गया। This is where the flaw lies. You have to either write cope with या फिर cope up. It's a phrasal verb और दो दो preposition क्या कर रहे हैं साथ में, cope up with, up भी लिख रहे हैं, with भी लिख रहे हैं। This is absolutely wrong. What a phrasal verb requires is it requires a verb plus a preposition and your job is done. ठीक है, तो एक तो कोप अप बोलो विच मीन्स हैंडलिंग, या फिर यहाँ पर आइडियली स्पीकिंग कोप विथ आएगा। स्टूडेंट स्ट्रगल टू कोप विथ एकेडमिक प्रेशर। प्लेन एंड सिंपल। सेंटेंस 4 पक्का गलत है, दैट आई एम नाउ कॉन्फिडेंट अबाउट। एंड व्हाट डू वी वांट इन दिस क्वेश्चन? वी वांट सेंटेंसेस व्हिच आर ग्रामेटिकली करेक्ट। तो लेट्स सी, जहां जहां पे 4 है उस सेंटेंसेस उन ऑप्शंस को हम उठा उठा के फेंक सकते हैं। तो ऑप्शन ए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई डोंट वांट इट। ऑप्शन सी आल्सो आई डोंट वांट इट, एंड ऑप्शन डी आल्सो आउट ऑफ कंटेंशन। तो बचता क्या है? 1, 5, 6 और 1, 2, 3। वाओ, ओके, तो व्हाट डज दिस मेक इट क्लियर कि 1 तो पक्का पक्का सही है। सो मे बी दिस कंफ्यूजन ऑफ माइंड डिस्पोज ऑफ वाला टेम्परेली जो मन में आया था कंफ्यूजन, दैट वाज अ रॉन्ग कॉल। डिस्पोज ऑफ इज करेक्ट। ठीक है, हम इसकी चिंता छोड़ देंगे। नाउ आवर जॉब इज कि भाई 2, 3 और 5, 6। 2, 3 को लेकर तो हम एनीवे डाउटफुल थे। 3 में आई वाज वंडरिंग कि मेनी अ टाइम या मेनी अ टाइम्स होना चाहिए, या फिर saw a pleasant dream, is it right or not? So maybe I'm still confused. Let's see what sentence 5 and 6 hold. 5, you did not give negative feedback to your employees. यार ये तो सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। Absolutely no red flags cropping up. To ensure myself that I am on the right track, let's see sentence 6. My friend is good at playing football. Once again, this is good. जो 2023 में क्वेश्चन आया था, गुड इन प्लेइंग पियानो, यहाँ पे वो चीज का रेमेडी मिल चुका है, गुड एट प्लेइंग फुटबॉल। एकदम बढ़िया। तो 5 और 6 हैव टू बी करेक्ट। एंड वेयर इज द आंसर? आंसर ऑप्शन बी, plain and simple. No overthinking, say goodbye to option E.
maybe there is some problem in sentence 2 and 3. I have absolutely no care in the world what and where did they go wrong. ठीक है, तो आगे चलते हैं. Which of the following sentences have what incorrect usage of preposition? तो जो गलत गलत सेंटेंस है उन्हें स्पॉट करना है जल्दी जल्दी. ठीक है. सेंटेंस 1, मैनेजर वाज सिटिंग एट द डेस्क. ठीक है, अभी इसके अंदर में आपको अगर कंफ्यूजन आता है यार ये क्या होता है, एट द डेस्क क्या होता है, नियर द डेस्क होना चाहिए, ऑन द डेस्क होना चाहिए, तो मे बी यू आर कंफ्यूज. ओके, लेट द कंफ्यूजन प्रिवेल, नो वरीज. सेकेंड, माई वर्क इज सुपीरियर टू योर्स. यहाँ पे वंस अगेन कुछ लोगों को कंफ्यूजन रह सकता है, सुपीरियर दैन होता है ना, इंफीरियर दैन बोलते हैं ना. ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, होल्ड होल्ड. थर्ड, आई प्रिफर कॉफी दैन टी. ये आपको आना चाहिए, ये बहुत गलत तरीका है बोलने का. आई प्रिफर कॉफी दैन टी नहीं होता, आई प्रिफर कॉफी ओवर टी. तो ये ओवर क्यों आया, तो प्रिफर ओवर ये एक कॉम्बिनेशन है विच इज यूनिवर्सल. यू प्रिफर एक्स ओवर वाई, इस तरीके से ही बोला जाता है. ठीक है, तो सेंटेंस 3 100% गलत है. इतना बेसिक ग्रामर अज्यूम मैं करके चल रहा हूँ दैट आपको ये पकड़ में आ जाना चाहिए. तो सेंटेंस 3 डेफिनेटली इट इज रॉन्ग और हमें इनकरेक्ट ही तो चाहिए. सेंटेंस 3 कहाँ मिल रहा है. ओके, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट इन दिस सिचुएशन. पांचों ऑप्शन में मिल गया. ओके, तो थोड़ा सा ट्रोल हुए जैसा फील आ रहा है मुझे. आई एम अ लिटिल बिट ट्रोल्ड विथ माय अप्रोच हियर. ओके, नो वरीज नो वरीज, लेट्स गो अहेड. 4, शी वाज अक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग गोल्ड. कमिंग टू सेंटेंस 4, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. 2023 में भी ऐसा एक सेंटेंस मिल गया था हमें. शी वाज अक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग गोल्ड नहीं होता भाई, अक्यूज्ड ऑफ. दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर, तो डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग. 4 हमें मिलना चाहिए. 4 कहाँ है. ओके, नॉट इन ए आउट, नॉट इन ई आउट. ठीक है, नाउ लेट्स इवैल्यूएट द कॉमन पॉइंट्स. 3 4 is present here, here and here. So 2 5 6, okay, our job is still cut out. We are confused about 2. Let's see in 5 and 6. Okay, this is an exception to the rule. सही तो है, एकदम सही है. ओके, दिक्कत नहीं है सेंटेंस 5 में. This is an exception to the rule. What other preposition are you going to use, right? 6 is definitely wrong. Even if let us say you end up getting confused about 5, but 6 is 100% wrong. What is said? They are leaving to England soon. What? They are leaving for England soon होता है ना, you leave for some place. Leave for followed by the destination, कि आप कहाँ जा रहे हैं वहां का, and you leave from followed by the place where the origin of your journey is happening. ठीक है, तो I'll be leaving from India for England day after tomorrow. तो मैं इंडिया से इंग्लैंड जाने वाला हूँ परसों के दिन, ऐसा बोल सकते हैं हम. Okay, so sentence 6 is definitely wrong. So which option is reflecting that? Very plain and simple, option C. That's it. ठीक है, coming to one extra discussion वाला point, sentence 1 का, कि हाउ कैन दिस बी करेक्ट, सिटिंग एट द डेस्क. ठीक है, तो ये सही तरीका है बात करने का. एक्चुअली सिटिंग एट द डेस्क मतलब भाई कोई इंसान काम पे बैठा है. तो फॉर सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग कि एट द डेस्क क्या होता है, दिस डज नॉट फील वेरी अप्रोप्रिएट. तो दिस एक्चुअली इज अ वे ऑफ सेइंग दैट समबडी एट द डेस्क. इसका मतलब ये है कि वो अपने जगह पर काम कर रहे हैं. ओके, द मैनेजर वाज सिटिंग एट द डेस्क. यू कैन फाइंड माइकल एट हिज डेस्क, दैट वे. दिस इंप्लाइज कि माइकल अपने क्यूबिकल में अपने डेस्क पर काम कर रहा है. ऑन ऑन द डेस्क नहीं बोलना है कि द मैनेजर वाज सिटिंग ऑन द डेस्क. व्हाट डज दिस लिटरली इंप्लाई कि ये रहा उनका डेस्क और मैनेजर उसके ऊपर बैठा हुआ है. Okay, that is what the job on does. So you might have the report is on the desk. Okay, समझ लो आप मैनेजर से बात करने के लिए उनके क्यूबिकल में गए और आपका मैनेजर आपको बोल रहा है भाई रिपोर्ट दी थी कल, वो कहाँ पे रह गई. तो यू कैन से दैट आई हैव फॉरगॉटन इट, इट्स ऑन द डेस्क. ठीक है, बिकॉज इट इज एक्चुअली लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द टेबल. you should not be saying कि it is at my desk, that would be wrong. ठीक है, बिकॉज at the desk होता है इंसान जो वहां पे काम करता है. ओके, ऑन द डेस्क मतलब ऊपर, अंडर मतलब बिलो मतलब नीचे, so on so forth. Okay, so this is how prepositions need to be handled. There are some quirks, there are some idiosyncrasies which we have to keep in mind. Baki, other than that, it is fairly self-explanatory. A bit of visual imagery goes a long way in figuring out whether it is right or wrong. Okay, now let's come to this question.
So if you read these sentences over here, one thing that comes to mind very prominently is that the sentences are checking you with respect to your command on the perfect tenses. Okay, अगर आपका perfect tenses के ऊपर में clarity बहुत अच्छा है कि कब past perfect यूज होता है, कब present perfect यूज होंगे, किस format में, then you might find cracking these sentences with respect to the technicality of these concepts अच्छे से. But what if you are not? व्हाट इफ यू आर नॉट कंप्लीटली अवेयर कि भाई परफेक्ट टेंसेस में कहाँ कैसी पोजीशनिंग होती है. तो विद दैट पर्सपेक्टिव लेट्स ट्राई टू हिट द सेंटेंसेस. तो ऐसे टाइम पे जो सबसे सिंपलेस्ट है पहले उसको टारगेट करो. ओके, तो सिंपलेस्ट इज 5 एंड 6. यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेस बना के नहीं रखा है इन्होंने मल्टीपल टेंसेस का. इन सेंटेंस वन इट्स एक्चुअली a case of past perfect happening over here had started, फिर would have, मिस्ड नॉट मिस्ड, ये वाला है प्रेजेंट परफेक्ट. तो ये बहुत खिचड़ी हो जाती है एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर कंप्लीटली अवेयर कि कब कौन सा टेंस किधर बैठना चाहिए. सो इवन इफ यू डोंट हैव दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, हाउ कैन वी क्रैक क्वेश्चंस लाइक दिस. सेंटेंस 5 एंड 6 आर द सिंपलेस्ट हियर. सेंटेंस 6 रादर लेंथ वाइज भी सबसे कम है और बहुत ही सिंपल है. वी वुड बी स्टूपिड इफ वी शेयर्ड अ स्ट्रेटजी विद हर. क्या गलत हो सकता है इतने शॉर्ट सेंटेंस में without any complications of tenses coming in? There is absolutely no red flag that is there over in front of us. तो सेंटेंस 6 एकदम सही है, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ उनको प्रोसीड करना ही चाहिए. तो डेफिनेटली ए और बी स्पॉट पे रिजेक्ट हो जाते हैं. ओके, 5 में पकड़ के चलते हैं दैट यू आर फीलिंग अ बिट डाउटफुल अबाउट, यार ये क्या तरीका है बात करने का. शुड यू विश टू, हम तो इफ बोलते हैं. इफ यू विश टू ज्वाइन द पार्टी तो प्लीज लेट मी नो. तो ये सेंटेंस तो मुझे गड़बड़ लग रही है. ठीक है, गड़बड़ लग रही है, होल्ड कर लो. ओके, अनदर थिंग दैट यू कैन स्पॉट वेरी वेल विदाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टेंसेस इज कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जाओ. कंटेंट देखो सेंटेंस का. सेंटेंस 3 में आई हैड ट्रेवल्ड अक्रॉस यूरोप, मैं यूरोप में ट्रेवल कर चुका हूँ ऑलरेडी. परफेक्ट टेंस वाला एंगल कमिंग इन. बट आगे देखो कितना उसने कंडीशनल क्लॉज डाल दिया. इफ आई वर नॉट अफ्रेड ऑफ एयरप्लेन क्लैश. और एक मिनट, हाउ इज दिस पॉसिबल? एक साइड आप बोल रहे हो कि अगर मैं डरता नहीं एयरप्लेन क्रैश होने से, देन व्हाट शुड फॉलो? आई शुड से अगर मैं डरता नहीं एयरप्लेन क्रैश से तो मैं यूरोप ट्रैवल कर चुका होता. ओके, कर चुका होता. प्लीज पार्डन दिस वेरी गावरानी वे ऑफ हैंडलिंग ग्रामर, बट दिस इज हाउ योर मेंटल गेयर्स शुड रन. तो कहीं ना कहीं होता होता, व्हाट डज होता इंप्लाई? वुड वाला एंगल. तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिखा ही नहीं है. दिस इज अ वेरी वेरी डेफिनेटिव डिटर्मिनिस्टिक. मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, बट व्हाट डू वी वांट टू से कि कर चुका होता. तो दैट एंगल इज मिसिंग ओवर हियर. But sentence 3 actually is 100% wrong. And is that thinking validated? It definitely is. As you can see, C, D, E तीनों में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो मैंने अपनी नाक तो कटा दी इतना गावरानी एक्सप्लेनेशन देकर आपको. बट ठीक है यार, थोड़ा सा सहलो अभी. ओके, a smarter person than me would have been able to spot this and not give you this bullshit gyan regarding third sentence, because it is anyway present in option C, D, E. Anyway, moving ahead, from this embarrassment, all right, now how do we handle the rest of the situation? Okay, so 5 sentence में क्या दिया है? Should you wish to join the party, you must let me know by this evening. Okay, this is actually correct. क्योंकि should you wish is nothing but simple as straightforward as if. If you wish to join the party, you must let me know. ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई कॉम्प्लिकेशन का कोई गुंजाइश नहीं. 5 and 6 sentences are actually grammatically correct. So based on that, D option also goes out of contention. So what are we left with? Either 1, 2, 3 or 2, 3, 4. ठीक है, तो अब यहाँ पर किस तरीके से हैंडल करें? तो थोड़ा सा अब यहाँ पे पीपल हु हैव अ गुड ग्रिप, गुड कमांड ऑन द लैंग्वेज, ऑन ग्रामर के बेसिक्स, दे विल गेट एन एज. कैसे? तो सेंटेंस 4 इज डेफिनेटली रॉन्ग एक्चुअली. व्हाट इट शुड राइट ओवर हियर इज I sorry, Saurav won't join music classes unless his father asks him. ठीक है, और व्हाट डज दिस इम्प्लाई? अगर सेंटेंस 4 गलत है, अगर 4 गलत है तो वी विल हैव टू गो विथ ऑप्शन सी एंड नॉट एक्सेप्ट ऑप्शन ई. तो विच इम्प्लाइज कि सेंटेंस 1 इज करेक्ट. हाउ इज सेंटेंस 1 करेक्ट? Sentence 1 is correct because this is past perfect tense and this is present perfect tense.
तो इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ टाइमलाइन वाला कंसेप्ट, तो पुरानी एक्टिविटी के लिए पास्ट परफेक्ट यूज किया जाता है और उसके बाद होने वाली एक्टिविटी का पार्डन, दिस इज नॉट प्रेजेंट टेंस, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, काफी गंदगी हो गई वहां पे। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो दिस सीक्वेंसिंग, दिस क्रोनोलॉजी इज एक्चुअली करेक्ट। जो ज्यादा पुरानी एक्टिविटी कौन सी है? संध्या स्टार्टिंग फ्रॉम द होटल और रीचिंग, सॉरी, मिसिंग द फ्लाइट, रीचिंग द एयरपोर्ट दैट कम्स लेटर। तो लेटर वाली एक्टिविटी के लिए प्रेजेंट परफेक्ट डिप्लॉय किया जाता है, पुरानी चीज के लिए पास्ट परफेक्ट डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन सेंटेंस वन इज एक्चुअली ग्रामेटिकली करेक्ट, तो नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन सी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इन दिस सिनेरियो, approaching the options in a quick and dirty manner did not yield a lot of dividend. थोड़ा सा knowledge also has to come into play. ठीक है, ठीक है, it's okay. Okay, moving ahead, going to the next question now. Wrong tag question. इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई करना होता है आपको कि जो भी सेंटेंस में दिया गया है उसका अपोजिट आपका टैग होता है। इन द सेंस, इफ द सेंटेंस इज गिविंग यू पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, so your question tag is going to carry a negative annotation. How? Vice versa. If your sentence information is giving you negative info with the presence of no, not, never, तो बाद में आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव वाला होता है। अपोजिट काम करते हैं और कुछ अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ सेंटेंसेस ए एंड बी, ये निगेटिव ही है। लिटिल, फ्यू, हार्डली, ये सेम मीनिंग कैरी करता है, विच इज प्रैक्टिकली नथिंग। लिटिल, फ्यू, हार्डली, इन सबका मीनिंग फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस नो होता है, नथिंग होता है। ठीक है, तो एज यू कैन सी देयर इज लिटिल पॉइंट, मतलब देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग एनीथिंग अबाउट द मैच। तो ये निगेटिव दे रहा है आपको कि कोई मतलब नहीं है उस बारे में सोचकर, है क्या, इज देयर। तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, सो सेंटेंस इज करेक्ट, बट व्हाट डू वी वांट? वी वांट अ रॉन्ग यूसेज। ठीक है, same goes for B. He has few reasons, तो मतलब he has almost no reason, practically no reasons for saying no to the match. Has he, मतलब ये भी आ गया पॉजिटिव वाला, क्योंकि no is present in first half of the sentence, so this one is positive following this order. Case B, this is case A, so because of that sentence B is also correct. ऑप्शन सी में तो डेफिनेटली नो बडी खुद ही बोल रहा है, किसी ने बुलाया नहीं तुमको, बुलाया क्या? ओके, तो उल्टी बात करनी है इफेक्टिवली। क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस में एक तो उल्टा बात करना ही करना है। एक तो आपका सेंटेंस, मेन सेंटेंस वैसा बोलेगा, या फिर जो फॉलोइंग क्वेश्चन टैग है वो निगेटिव बात करेगा। इट्स लाइक हैविंग अ वेरी शार्प टर्म्ड इरिटेटिंग पर्सन, जो हर चीज में काटने को ही देखता है। ठीक है, दैट काटने वाला एंगल इज 100% प्रेजेंट। आप सीधी बात करो तो वो निगेटिव करेगा, आप निगेटिव बात करें तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग कर देगा। उल्टा ही करना है। ओके, सेम गोस फॉर ऑप्शन ई, यू लाइक टू प्ले, डोंट यू, एकदम सही। लाइक टू प्ले, दिस इज अ पॉजिटिव वन, एंड डोंट यू, दिस इज अ नेगेटिव वन। उस बारे में भी ये सही है। आप बोलोगे कि ऑप्शन डी में भी तो वही तो दिख रहा है, ही प्लेज वेल, इजंट इट। चलो, ये बात को मैं मान सकता हूँ दैट यस, दिस पार्ट इज पॉजिटिव एंड द क्वेश्चन टैग इज डेफिनेटली नॉट यूजिंग नॉट, तो ये तो निगेटिव। तो फिर गलत कौन सही कौन कैसे पकड़े? तो ऑप्शन डी गॉट दिस कंस्ट्रक्शन करेक्ट, बट द प्रॉब्लम इज विद द यूजेज ऑफ दिस क्वेश्चन टैग, अप्रोप्रिएट नहीं है। ही प्लेस वेल, डजंट, ही, एक्चुअली इट भी गलत ही है, हम इंसान की बात कर रहे हैं। ठीक है, ही बोल चुके हैं ना, तो डजंट ही। तो इजंट इट क्यों बोल रहे हो आप? इजंट इट, इट कब यूज किया जाता है? जब आप कोई चीज के बारे में बात कर रहे हो, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट एन एनिमल और वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो द एंटायर टैग इज इनकरेक्ट इवन दो इट इज नेगेटिव, so that is why answer option D. Okay, so I hope that you understood this concept of question tag wala scene. I don't expect this to repeat, काफी weird सा question category है ये, but anyway we have no control over anything. अब पूछ लिया था इसलिए it was worthy of discussion. Coming to the next question for ZAT 21. Read the following sentences and answer the question that follows. What is the question? Grammatically correct sentence ढूंढो. Template is the same.
6 सेंटेंसेस दिए। पहले 2 सेंटेंस में तो कंप्लीट बाउंसर गया है, वो पिकाचू का शॉक वाला एक्सप्लेनेशन इमोशन है ना, वो वाला यहाँ पे आया था। ये क्या होता है भाई, पिकारेस नॉवेल बिल्डन रोमन, ये सही भी लिखा है, ये कौन सी लैंग्वेज है भाई, हमने तो इंग्लिश के लिए सब्सक्राइब किया था। तो इग्नोर, लिटरली इग्नोर। ओके, थर्ड एंड फोर्थ के बारे में भी आई एम फीलिंग कंफ्यूज। यार बिटवीन का यूज होता है, अमंग का यूज होता है, सिखाया था किसी जमाने में स्कूल के इंग्लिश टीचर ने, अब बड़ा पछतावा हो रहा है कि तब काश ध्यान दे देते। जाने दो, कोई बात। लेट्स सी सेंटेंस 5 एंड 6। 5 तो कितना बेसिक, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, इससे सिंपल सेंटेंस कहाँ मिलेंगे आपको। लाइफ टीचेस अस इंपॉर्टेंट लेसन्स, सिंपल एज दैट। ओके, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्लिकेशन, नो रेड फ्लैग्स, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। सेंटेंस 5 सही है। और क्या ये हमारी मदद कर सकता है? 100%, बिकॉज यू कैन फाइंड सेंटेंस 5 प्रेजेंट ओनली इन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन ई। वेरी 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 हैप्पी, बी सी डी तीनों भी उड़ जाते हैं। क्या बात है, चलो नसीब हमारा साथ दे रहा है यहाँ पे। अब आप ए और ई में ये भी देख सकते हो कि सेंटेंस 1 इज कॉमन, तो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट सेंटेंस 1। एंड सेंटेंस 2 की भी हमारी चिंता खत्म हो गई, बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन ए एंड। तो एक बात आप बिल्कुल ले सकते हो कि सेंटेंस 1 ग्रामेटिकली करेक्ट है और सेंटेंस 2 ग्रामेटिकली डेफिनेटली रॉन्ग है। विदाउट वरिंग, विदाउट इवन नोइंग द मीनिंग ऑफ दोस टू वर्ड्स, इमीडिएटली ये जॉब इज टेकन केयर ऑफ। तो आपको चिंता क्या करनी है? आपको चिंता करनी है बिटवीन और अमोंग में से कौन सा सही कौन सा गलत। ठीक है, थोड़ा सा सोच के देखो। आप यहाँ पे 3 लोगों की बात कर रहे हैं, जेसिका, नेहा एंड स्वाति। थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो कि जब 2 से ज्यादा लोगों के बारे में बात की गई है तो हम बिटवीन नहीं बोलते। ओके, हम बोलते हैं अमंग। ओके, अगर जब मल्टीपल लोग होते हैं, 2 से ज्यादा लोग जब होते हैं और कोई चीज बांटी जा रही है, बंटवारा हो रहा है कुछ चीजों का, तो द वर्ड दैट वी यूज इज अमंग। और इसका आर्केक ओल्ड इंग्लिश वर्जन है अमंगस्ट, एस टी। तो दिस इज नो लॉन्गर यूज्ड, व्हाट वी यूज इज दिस। ठीक है, तो सेंटेंस 3 इज डेफिनेटली रॉन्ग। तो ऑप्शन ए ऑल्सो गोज डाउन द डस्टबिन। तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद इज ऑप्शन ई। द कंसेप्ट इज कि आप अमोंग और बिटवीन दोनों भी यूज कर सकते हो। बस फर्क ये है कि बिटवीन इज यूज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू 2 पीपल, अमंग इज यूज कितने भी लोगों में, 2 या उससे भी ज्यादा, 2 ऑनवर्ड यू कैन यूज अमंग। तो सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है सेंटेंस 4। द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग जेसिका एंड नेहा। वेट व्हाट? बस 2 ही तो लोग हैं, बिटवीन बोलो ना प्लीज। तो कीप इन माइंड बिटवीन एंड अमंग दोनों भी चलते हैं। मोर कॉमनली यूज्ड इज बिटवीन व्हेन देयर आर ओनली एंड ओनली 2 पीपल। ठीक है, तो एक बंटवारा हो चुका है कन्वेंशनल लैंग्वेज में, that when only 2 people are present we use between, more than 2 we have to use among. But among is more universal in its scope, so you can say among Jessica and Nick. Okay, so on that reason, on that count, option E is actually correct. ठीक है, तो आप देख सकते हो my approach is actually not very wholesome. It's, as I time and again I'm mentioning, it's quick and dirty, but it does the job. Okay, 9 times out of 10 it will land you with the right approach, with the right answer most of the times. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वंस अगेन सेम क्वेश्चन है करीब करीब, बस यहाँ पे करेक्ट नहीं, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। बट सेंटेंस का आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन, मीनिंग जो है बहुत 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 सिंपल है। यू शुड बी एबल टू डिटरमाइन कौन सा सही कौन सा गलत। अब जैसे सेंटेंस 1, वी आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट बट वी हैव नॉट डिसाइडेड व्हिच वन, नहीं है इसमें कुछ, एकदम सही है। ठीक है, तो सेंटेंस 1 इज एक्चुअली करेक्ट, देयर इज नो रॉन्ग देयर। तो इमीडिएटली ऑप्शन सी एंड डी गेट थ्रोन आउट। Then you take a look at options A, B and E. Is there any common thread in there? हाँ जी, सेंटेंस 4। तो सेंटेंस 4 कॉमन है, 100% गलत है, तो इसके बारे में हम चिंता करेंगे नहीं। इसमें क्या गलत, क्यों गलत, गलत है भी या नहीं है, अभी गलत है तो है, काम खत्म। What is the next guiding point for us? Sentence 6, which is way too ridiculous. It tries to ask you a question. Would you rather go out or watch TV? भैया क्वेश्चन मार्क कौन लगाएगा? ओके, सवाल अगर पूछना है आपको तो हु इज गोइंग टू पुट द क्वेश्चन मार्क? गलती नंबर 1। गलती नंबर 2 है यहाँ पर ये आर्टिकल गलत हो गया। लुक, देयर आर टू टू मीनिंग्स दैट आर डिराइव्ड ओवर हियर। एक होता है वॉच टीवी और एक होता है वॉच पर टीवी। तो वॉच टीवी का मतलब भैया टीवी चला लो, हम उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम देखेंगे, कार्टून देखेंगे, कुछ तो करेंगे।
टीवी सीरीज देखेंगे कुछ तो इफ यू वांट टू इम्प्लाई द एक्शन ऑफ getting entertainment by watching some program, some streaming over television, so that is where you should say watch TV. But what does the sentence say? Watch a TV. इसका मतलब क्या है कि भैया शायद टीवी शोरूम में लाइन से टीवीज रखे हुए हैं, आपको एक टीवी पसंद आ गया तो चल उसको ही देखेंगे, हम दोनों खड़े रह के ऐसे टाइम पास करते हैं. There is one particular device, one particular unit that you are looking at. Doesn't this sound wrong in its context? Okay. कोई भी सेम इंसान ये हरकतें थोड़ी करता है. ठीक है, आप अगर पागल हो तो आप करते होंगे ऐसा, बट nobody does this. That is why logically speaking watch per TV does not make sense, even though that action can actually be carried out in the real world if you have enough time on your hand, but for purposes of sanity I am assuming that nobody does. So option, sorry, sentence 6 is definitely wrong. कौन सा ऑप्शन देता है हमें ये? Very happy, only and only option A is giving me that. Immediately B and E can be checked out. ठीक है, so you don't even have to worry about sentence like 2 3 over here and all. The sentences 5 6 are very straightforward. 5 actually I want to talk a little bit about it, what's wrong over there. By a liter, so this is what we call as a hyperbole. Okay, or like some people like to pronounce it as hyperbole, the figure of speech. ये मेडिसिन लीटर लीटर से पीती है भाई ये लेडी, तो ऑफ कोर्स कोई नहीं पीता इतनी सारी मेडिसिन. व्हाट इज वांट टू इम्प्लाई, ये करना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है मेडिसिन. ठीक है, मे बी एन एवरेज कॉमन ह्यूमन बीइंग से कई ज्यादा इंक्लिनेशन है दवाई लेने का. ओके, तो व्हाट इज द राइट वे टू से दिस? शी ड्रिंक्स मेडिसिन बाय द लीटर. ठीक है, it's just one of the quirks of language which has evolved, the way the convention of saying is by applying the before the unit. ठीक है, अगर मुझे कोई बोलना है कोई इंसान बहुत ज्यादा दारू पीता है, दारू नहीं चलो बियर पकड़ते हैं, ठीक है, पकड़ के चलो कोई आपका टिपिकल बैंगलोर का टेक ब्रो है, बैंगलोर का स्टार्टअप ब्रो है, जो हर वीकेंड पे जा जाके कैफेज में यू विल फाइंड हिम हैविंग बियर अ लॉट. व्हाट यू कैन से इज ही ड्रिंक्स बियर बाय द बैरल. ओके, बियर को बैरल में रखा जाता है. ओके, बैरल में बोल सकते हो आप, या बाय द पिक्चर वॉट एवर, बट यू हैव टू इम्प्लाई एन एग्जैजरेशन ऑफ सॉर्ट. अभी कोई लिटरली बैरल थोड़ी उठाकर डायरेक्ट पीता है, या फिर कोई लिटरली एक एक लीटर मेडिसिन थोड़ी कंज्यूम करता है, बट in a bit to exaggerate, in a bit to drive home the narrative कि बाप रे इतनी ज्यादा मात्रा में, so that is why we use the construction like this, by the barrel, by the liter, something like this. ठीक है, चलो, with that in mind, sentence 5 is definitely wrong, तो हमने पकड़ा उसको definitely बहुत अच्छे से पकड़ लिया. ठीक है, तो चलो let's go ahead. कमिंग टू ज़ैट 2020 का क्वेश्चन, इस बारे में मैंने 2023 के एक क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि हम ये हैड बेटर वाले सीन को बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो दिस इज दैट क्वेश्चन. So the thing to keep in mind is that this construction had better, this is nothing but just another replacement for should. ठीक है, अभी डिफरेंस क्या है भाई? सीधा सीधा शुड यूज करना चाहिए था ना, कर सकते हो. जहां पे भी आपको हैड बेटर मिल गया, मेंटली आप उसको पढ़ने की कोशिश करो शुड की तरह. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम कटिंग आउट दिस हैड बेटर हियर एंड आई एम सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग इट विद you should told her everything or else you will lose a friend. Immediately गलती समझ में आती है. What should we say? You should tell her everything else you will lose a friend. So followed by simple present form of the verb. So that is why ये told जहां जहां पर है वो गलत हो जाए. Same thing you can see in option C also. Okay, so option C also gets kicked out, A also gets kicked out. बचता क्या है हमारे पास में? You had better tell her everything. बढ़िया. ऑप्शन डी, यू बेटर हैड टेल. एक मिनट, ये तो इन्वर्जन ही कर दिया इसने. हैड बेटर होता है, बेटर हैड कुछ नहीं होता. आउट. ई, यू बेटर हैड टेल हर एवरीथिंग और एल्स यू विल लूज अ फ्रेंड. ओके ओके, तो गड़बड़ क्या हो गई? यहाँ पर भी इन्वर्जन हुआ है, यू बेटर हैड, तो ई ऑल्सो गेट्स किक्ड आउट. व्हाट इज द कन्वेंशन नाउ? आंसर ऑप्शन बी इज राइट. You had better tell her everything or else you will lose your friend. Simple as that. ठीक है, तो अगर आपको एक कंसेप्ट पता हो कि भाई had better is nothing but another substitute, another option instead of good old plain old should, तो आपका काम हो जाए. अब आप बोलोगे यार ये क्यों हेडेक नया क्रिएट किया, सीधा सीधा should क्यों नहीं बोलते? उसका रीजन ये है, should is used for
daily case scenarios. For example, you should have your meals on time. You should brush your teeth first thing in the morning. तो जेनेरिक इंस्ट्रक्शंस, जेनेरिक एडवाइस जो होती है तब शुड लगाया जाता है. हैड बेटर कब यूज करते हैं हम? स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर. कोई स्पेसिफिक केस है आपके सामने, उसके रिलेटेड जब आप एडवाइस देते हो तो तब हैड बेटर इज यूज्ड फॉर बेटर टच. जैसे कि यहाँ पर इन दिस सेंटेंस वी कैन सी कि कोई तो शायद एक घटना हो गई है और एडवाइस दिया जा रहा है कि भाई जाके प्लीज अपनी दोस्त को बता दो सब कुछ. वो लड़की है, वो एक बंदी है, या फिर अदरवाइज आप उसे खो दोगे, वो आपकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी. तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक सिनारियो. दैट इज व्हाई had better is used here instead of good old should. Of course you can use should, there is no rule banning that usage, but had better comes across as more sophisticated. इसलिए another example would be you had better prepare well for your interviews or else you will lose the chance of getting an admission in a good school. Okay, you had better prepare well for the exam else you will not get a good percentile, something like this. ठीक है, एक स्पेसिफिक यूज केस सिनारियो, स्पेसिफिक सिनारियो में जब हम बात करते हैं, एडवाइस देते हैं, तब हैड बेटर यूज करते हैं. ठीक है, तो सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, हार्डली एनी कॉम्प्लिकेशन. ओके, let's go to the last question for today's discussion. There were only 2 questions on grammar in ZAT 2020 actually. 21, 22, 23 में 3 questions each year were found. Okay, and this is where actually I could not understand जो इसका ऑफिशियल आंसर है वो क्यों दिया गया. मैं सहमत नहीं हूँ. आई विल टेल यू व्हाई. अप्रोच देखते हैं पहले. सबसे पहले क्या पूछा गया है? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस कौन से, वो बता दो. ठीक है, वेरी इजी टू स्पॉट. सेंटेंस 5 इज डेफिनेटली रॉन्ग है. He knows to swim. गलत. 2 बोलना चाहिए. एक तो बोलो knows how to swim, या फिर बोलिए he knows swimming. आप बोलोगे ये क्या है, क्यों आया, कैसा कंसेप्ट है? तो ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड ऑल. अगर हम उस जोन में उतरे तो वो इतना खतरनाक दलदल है, एग्जाम हो जाएगी, ये पूरा साल खत्म हो जाएगा, बट उस दलदल से हम बाहर नहीं निकलेंगे. ठीक है, तो जस्ट एक्सेप्ट द वे सम थिंग्स आर. कुछ कुछ रैबिट होल्स है ग्रामर के जहाँ पे जाना नहीं चाहिए. ही नोज स्विमिंग 5 इज डेफिनेटली रॉन्ग. तो कौन से ऑप्शन में यार? प्रैक्टिकली ऑल द ऑप्शंस, ऑलमोस्ट ऑल. सिर्फ ई में नहीं है. तो चलो ठीक है, दिस वाज नॉट अ मैसिव हेल्प एक्चुअली. 5 के साथ कोई पक्का पक्का जोड़ीदार दिख रहा है क्या उसका? नहीं यार, वो भी नहीं है. ऑप्शन ए बी सी डी में ऑल काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन सीम प्लॉसिबल. ठीक है, लेट्स इवैल्यूएट दैट. फिर नजर जाती है सेंटेंस 3 के ऊपर. अपॉन फर्स्ट रीड दिस लुक्स लाइक ओके, बट व्हेन यू थिंक a little bit about it, so this is like literal translation of Hindi into English. ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन समथिंग लाइक मुन्ना भाई सर्किट टाइप लैंग्वेज बोलते हैं. भाई अक्खा शहर सेलिब्रेट कर रहा था उधर. अक्खा शहर, एंटायर होल दिल्ली, ये क्या होता है? in English when we are following technically correct grammar we simply say Delhi was celebrating independence. खत्म. ठीक है, तो होल दिल्ली क्या होता है यार? अक्खा दिल्ली, अखंड नहीं. रॉन्ग. दिस इज नॉट द वे वी टॉक अबाउट प्लेसेस. ओके, सो दिस होल इज एक्चुअली वेरी वेरी रॉन्ग. 3 इज डेफिनेटली इनकरेक्ट सेंटेंस. तो कहाँ पे मिलता है हमें? लकीली वी कैन जीरो इन ऑन ऑप्शन सी एंड डी. ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए गेट चेक्ड आउट. तो अभी सी और डी को कैसे इवेल्युएट करें? 3 5 3 5. ओके, 1 या 6 को हमें तोड़ना हो. एंड दिस इज वेयर माई क्वांड्री, माई डायलेमा लाइज. व्हाई? मेरे नजर में सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 6 बोथ आर करेक्ट, लेकिन ऑफिशियल आंसर गिवन इज कि 1 इज इनकरेक्ट. तो ऑफिशियल आंसर इज ऑप्शन डी. एंड डेफिनेटली नो नो, यस यस यस, सॉरी माय बैड. एंड ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि 6 तो सही है. मेरे नजर में 6 तो सही था, तो ऑफ कोर्स आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद रिजेक्टिंग सी. माय एंटायर प्रॉब्लम वाज कि यार मुझे तो ये सेंटेंस 1 तो सही लग रहा है, but apparently the official explanation in some circles that goes is कि I have a good knowledge of German, ऐसा बोलना है. तो for the grammar Nazis out there who are interested and who have survived till the end of this video, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरा क्या थॉट प्रोसेस है इसके अराउंड. why am I not okay with this? तो ऑफिशियली तो चलो ठीक है, अभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रूल्स कहते हैं कि दिस इज ओके,
But why did I not think that it is okay is कि good knowledge is actually an uncountable thing, na? Uncountable है ना noun word. So how can I place an article a before it? Okay. What can I say rather is कि थोड़ा सा convention क्या है बोलने का? I have a good understanding of German. ठीक है? या फिर I have a good grip on German. ऐसा बोल सकते. But it is the first time that I'm getting to hear I have a good knowledge of German. Sounds very alien to my ears. I am rather much more inclined towards I have good knowledge of German. Still, I think in my opinion, both are correct. I am not debating the validity of this. It is possible that I am not aware of some fine rules of grammar, इसलिए मेरी गलती हुई. What I'm still not sold on is कि ये क्यों गलत बोला गया. Sentence one फिलहाल मेरी नजर में is not 100% correct. I think so. I believe so. Okay. But ठीक है, जाने दो. This should not become a case of sour grapes. So इसीलिए we will not delve on this. My job is to tell you the official answer and where I potentially have gone wrong. So this is one of those cases. ठीक है. तो चलो. I hope that you were able to handle all the questions well. I know that we did not solve the sentences as you may have liked them to be fairly technical explanation and all. But अगर करने जाओ तो हर sentence का each question, I mean 5-6 sentences, every sentence का अगर technicality पे हम उतरते थे, so it would have become a very long minded discussion. So just for the sake of brevity, I kept the discussion, kept the narration the way we had it. Thanks a lot for watching. Let me know your comments. Let me know your thought regarding that last question, the dilemma I still have. And I'll see you in the next video. Tata, bye-bye, and take care.